नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का 7वां पाठ रथ चक्र जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो इसके लेखक हैं हिमांशु जोशी जी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं कि हिमांशु जोशी का जन्म 1935 में उत्तराखंड में हुआ। पत्रकार और कथाकार के रूप में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। इनकी कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहते हैं। सुरल अमके, आधी रात, कगार की आग, अगणया आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये तो हमने जाना लेखक परिचय। अब हम देखते हैं पाठ का सारांश। देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है रथ चक्र लेखक हिमांशु जोशी के द्वारा लिखित है। यह एक कहानी है जिसमें लेखक अपने जीवन चक्र की कहानी को बताते हैं। रथ चक्र 3 पीढ़ी की ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने बेटे की मृत्यु के बाद उनके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। समय का चक्र अपनी जगह पे घूमता रहता है। इस कहानी में समय के चक्र ने लेखक की जिंदगी कैसे बदल दी, यही जोशी ने इस पाठ में उल्लेख किया है। आइए देखते हैं। लेखक कहते हैं, मैं आज वर्षों बाद घर आया हूं। पीले पीले धूप निखर कर सामने आ गई है। चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष और भी लंबे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियों में पिघलते हुए बर्फ सोने की तरह चमक रहे हैं। इतने सालों बाद भी बचपन की सारी यादें उनकी आज ताजा हो गई हैं, जिसमें सुख और दुख की यादें बिखरे पड़ी हैं। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम बहुत छोटे थे, बताते हैं वो, और माँ है बिलख बिलख कर रोने लगी। दीदी के कभी आंसू रुकने वाले नहीं थे। बाबा का कोरा कागज सा चेहरा आज भी बहुत मुझे कांपने पर मजबूर कर देता है। अजीब सी सिरहन होती है। लेखक बहुत छोटे थे। माँ देहरी पर सिर झुकाए हुए बैठी थी। बाबा गुमसुम थे। दीदी मुझे गोद में उठाए रो रही थी। वो पहले की बातें याद कर रहे हैं। पिताजी के चले जाने के बाद बाबा और बूढ़े हो गए थे। बहुत थक चुके थे। हाथ पांव ठीक से नहीं चलते थे। बातें करते करते वो बहक जाते थे। अब यादाश्त ने भी साथ छोड़ दिया था और सारे परिवार वालों के साथ छोड़ दिया। यही नहीं बल्कि बाबा से उधारी के नाम पर ज्यादा पैसे मांगने लगे थे। कोई जमीन दबा रहा था तो कोई जायदाद के लिए खड़े हो रहा था। इस प्रकार का उनको क्या है कि अनेक दुख जो है वो सामने आ रहे थे। फिर लेखक कहते हैं, एक दिन बड़े भैया से बाबा ने कुछ कहा। वे उदास थे। फिर शाम को मुझसे कहा कि जीतू, मैं पढ़ाई करने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम संभाल लेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया ने कहा, दिन भर तू इधर उधर घूमता रहता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है। बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान का काम संभलता नहीं। मुनीम बहुत चोरी चमारी में लगा रहता है, इसलिए तू स्कूल से सीधे घर आके बाबा के साथ काम में हाथ बटा देना। उनका स्वर भीग चुका था और आगे बोले, हम किसी और से सहायता भी नहीं ले सकते। पिताजी हमें खूब पढ़ाना चाहते थे। बाबा कहते हैं मैं खूब पढ़ूं, इसलिए बाबा का दिल नहीं दुखाना है। पिताजी जैसे चाहते थे वैसा ही होगा। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तुम भी पढ़ने में मेहनत करके बेकार का घूमना फिरना छोड़ के घर पर आ जाना। और एक दिन क्या होता है, भैया चले गए। बड़े भैया को छोड़ने दादाजी गए। भैया से कुछ बातें कर रहे थे। भैया जो है उम्र में मुझसे 3 साल बड़े थे, लेकिन पिताजी के अकाल मृत्यु ने उन्हें उम्र से बड़ा बना दिया था। बाबा ने दिन रात खूब मेहनत की कि कहीं कुछ न कमी आए, पर अब सारे रिश्तेदार भी पहले की तरह घर आने जाने लगे थे। बाबा उनके पिताजी की तरह ही सेवा सत्कार करते थे। पहले की बातें ही चंदा दिया जाता था, गरीबों को खाना भी खिलाया जाता था। तो ये सब बातें जो है वो बता रहे थे कि भैया ने क्या प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है, पढ़ाई में। बाहर पढ़ने भेजा था तो उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलने लगी कि पैसा मिलता है ना छात्रवृत्ति का, उसको बोलते हैं। तो भैया की खूब तारीफ हुई। मैं स्कूल जाता, घर खेत और दुकान का काम भी करता और समय निकालकर पढ़ाई भी करता। बाबा कहते थे कि दोनों बच्चे बहुत होनहार निकल गए। जिंदगी भर की तपस्या सफल हो गई, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ने लग जाते हैं तो माँ बाप का सपना जो है वो साकार दिखता है। आस पड़ोस के लोग बगीचा लगा रहे थे। बाबा ने भी गड्ढे खुदवाए थे। तो फिर क्या है, एक बार भैया छुट्टियों में घर आए थे, तब बाबा ने भी कुछ पौधे लगा दिए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर बच्चे तो फल खाएंगे। बड़े भाई फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति हो गई, ठीक है।
वो फौज में लग गए। माँ घर में अकेली थी। जब मैं आया माँ ने मुझसे पूछा अकेली क्यों रहती हो? तब उसने कहा क्या करूं, भरोसा नहीं, आजकल आज यहाँ तो कल कहाँ। तो तू शादी करता नहीं? मुझे यही रहना अच्छा लगता है, अब जिंदगी में क्या रखा है। तो ऐसे करके वो कहा कि माँ अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो, अगली बार आऊंगा तो जरूर शादी करूंगा। ठीक है, तब तक भैया भी आ जाएंगे, पूरा परिवार एक साथ होंगे। बड़े भैया ने अफसर की बेटी से शादी कर ली थी, भाभी केरल से थी। ठीक है, लेकिन समय का चक्र तो देखो, चैत से ही पहले देश की हालत बिगड़ गई, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे। युद्ध में जाने से पहले भैया मुझसे मिलने भी आए थे, वो बता रहे हैं। एक दिन मेरे साथ रहे, मेरे लिए कपड़े खरीदे, अपने हाथों से बहुत बहुमूल्य घड़ी उतार कर भी उन्होंने दी। फिर क्या है कि बहुत देर तक भैया ने उनका हाथ भी नहीं छोड़ा और जाते जाते बोला जीतू तू बहुत कमजोर है, अपना ध्यान रख। जाते वक्त, क्योंकि उनको जॉब पर तो जाना ही था। युद्ध की खबर आते ही भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। मेरी आंखों से न जाने दिन कहाँ गायब हो गई थी। एक दिन हमें तार मिला, लिखा था तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे में शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्योंकि ऐसा समाचार सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, और ऐसा ही दुख हुआ कि भैया नहीं रहे और इनकी परवरिश जो है, बच्चे हैं भाई और भाभी, उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। तो इस तरह से लेखक 3 पीढ़ियों के लगाए हुए फलों की, पेड़ों की तुलना करते हुए रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं। इस कहानी में जिस तरह से सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा की बात हुई है वह सचमुच क्या है, अनुकरणीय है, मतलब उसका पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया। लेखक ने समय के इस चक्र को 3 पीढ़ियों के साथ बखान किया है, जो अविस्मरणीय है, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। आशा का दामन थामे पूरे विश्वास के साथ परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य में जुटा रहता था, क्योंकि उनकी क्या अब बारी थी कि जो कुछ करना है हमें ही करना है। सब अपने अपने काम, अपने अपने कर्तव्य में जुट गए कि कर्तव्य निष्ठा का निभा कि कैसे निभाया जाता है कर्तव्य निष्ठा। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से किया गया है वो हमें सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार इस परिवार में रथ चक्र के माध्यम से 3 पीढ़ियों को दर्शाया गया किस प्रकार अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो बच्चों हमें भी जरूर इनका अनुकरण करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो इस कहानी में हमने सीखा कि किस प्रकार तीनों पीढ़ियां की आराम से रहती हैं और तीनों पीढ़ियों में सब अपना अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे और अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी रथ चक्र के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।